एक विमान बादलों को चीरता हुआ धरती की तरफ आता है। विमान से उतरता है एक नेता। लाखों लोग उसकी प्रतीक्षा में हैं। उस नेता की जय जयकार के नारे लगते हैं। ऐसा लगता है कि विमान से कोई नेता नहीं बल्कि किसी देवता का अवतार धरती पर उतरा है। पार्टी का एक नेता कहता है, सर आप विजय की गारंटी हैं, शक्ति की गारंटी हैं। जब आप कुछ करते हैं तो पूरा देश जाग उठता है। कौन है ये नेता? इस तरह का सीन आपने अपने टीवी चैनल्स पर देखा होगा। आपकी आंखों में किसी वर्तमान नेता की छवि उभरी होगी। लेकिन जिस दृश्य की मैं बात कर रहा हूं वो दृश्य जर्मन फिल्मकार लेनी रिफेनस्टाल द्वारा 1935 में बनाए गए डॉक्यूमेंट्री ट्रायम्फ ऑफ द विल का है। इस सीन में जिस नेता को दिखाया गया है वो है एडॉल्फ हिटलर। हम फिल्मों की तरह ये नहीं कहेंगे कि अगर इस दृश्य के बारे में सुनते हुए आपके दिमाग में आज के किसी नेता की छवि आती है तो वो महज संयोग है, बल्कि हम ये कहेंगे कि वो संयोग है या प्रयोग का नतीजा, इसका फैसला आप करें। इस वीडियो में तब यानी हिटलर काल के जर्मनी की फिल्मों और आज के दौर में भारत की फिल्मों और गोदी मीडिया की बात हम करेंगे। फिल्मों में दृश्य होते हैं, किरदार होते हैं, संवाद होते हैं, इसलिए इनकी रीच अखबारों या पत्रिकाओं से अधिक होती है। फिल्मों में एंटरटेनमेंट होता है, जिस कारण इसका असर न्यूज़ चैनल से ज़्यादा होता है। इसका मतलब मास कम्युनिकेशन के लिए फिल्में सबसे प्रभावी माध्यम है। अब सोचिए, अगर कम्युनिकेट करने वाला झूठ का प्रचार करना चाहें तो फिल्में कितनी खतरनाक हो सकती हैं। झूठ के प्रचार से एक नेता की याद आती है। नेता जो फिल्मों का शौकीन था, जो मानता था कि फिल्में लिखित शब्दों से ज़्यादा असर डालती हैं। नेता जिसके दौर में वो फिल्में बनी जो उसकी राजनीति को सूट करती थी, जो उसके राजनीतिक दुश्मनों के खिलाफ एक कंटेंट को मैन्युफैक्चर करती थी। वो नेता था एडॉल्फ हिटलर। हालांकि हो सकता है आपके दिमाग में द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स या गांधी गोडसे एक युद्ध या फिर वीर सावरकर की तस्वीर उभरी हो। ये आपकी समझ है और हम आपकी समझ को चैलेंज नहीं करते। हम पहले ही कह चुके हैं कि ये एक संयोग है या प्रयोग, इसका फैसला आपको खुद करना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हिटलर काल की जर्मनी की फिल्मों की बात करते हुए आज की दौर की भारत की फिल्मों की तरफ ध्यान क्यों चला जाता है? बात शुरू करने से पहले एक सवाल खुद से पूछिए। मूंछों के बिना लंबी दाढ़ी रखे, आंखों में काजल लगाए, जालीदार टोपी, छोटे नाप का पजामा पहने व्यक्ति को देखकर आपके दिमाग में एकदम से क्या ख्याल आता है? जो भी ख्याल आता हो, आपके उस ख्याल के निर्माण में फिल्मों की अहम भूमिका है। आप अक्सर कहते होंगे या सुनते होंगे कि सारे मुसलमान बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। इसका कारण भी फिल्में हैं। इस तरह के विषयों पर बने अधिकतर फिल्मों में आतंकवादी की भूमिका में मुस्लिम किरदार होता है, नायक कोई हिंदू होता है और एक सहायक किरदार किसी मुसलमान का होता है। फिल्में राय निर्माण के लिए एक सशक्त माध्यम है। हिटलर इस बात को जानता था। अपनी ऑटोबायोग्राफी मीन कैंप में उसने लिखा है कि लिखे हुए शब्दों की अपेक्षा लोगों को फिल्मों से जोड़ना अधिक आसान है। हिटलर और उसका प्रचार मंत्री गायबल्स नियमित रूप से अपने घरों में फिल्में देखते थे और अक्सर फिल्मों और फिल्म निर्माण पर चर्चा करते थे। साफ नजर आता है कि फिल्में नाजी जर्मनी में प्रोपेगेंडा प्रचार का सबसे इंपॉर्टेंट जरिया थी। यहूदी समुदाय जर्मन समाज का एक बहुत ही नगण्य और माइनॉरिटी समुदाय था, कुल आबादी का 1% से भी कम। लेकिन यहूदी समुदाय के विरुद्ध धुआंधार प्रचार ने जर्मन जनता के मन में यह बैठा दिया कि यहूदी ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स का कारण है और अगर इस बुराई को जर्मनी से खत्म कर दिया जाता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस झूठ के साथ साथ यह भी प्रचारित किया गया कि जर्मनी को उसका खोया हुआ स्वाभिमान केवल नाजी पार्टी और उसका सर्वोच्च नेता हिटलर ही वापस दिला सकते हैं। धीरे धीरे जर्मन जनता ने इसे मान भी लिया। हिटलर के प्रोपेगेंडा तंत्र ने केवल यहूदियों के खिलाफ माहौल बनाने का काम नहीं किया, बल्कि उस दौर में ऐसे डॉक्यूमेंट्री बनवाए जिससे उसकी छवि अति मानवीय नजर आए। जर्मन फिल्मकार लेनी रिफेनस्टाल ने कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, जिनमें सबसे फेमस थी ट्रायम्फ ऑफ द विल। यह डॉक्यूमेंट्री 1935 में बनी थी। डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत ही इस बात से होती है कि 1933 में, यानी जब हिटलर सत्तासीन हुआ, तो जर्मनी का मानव पुनर्जन्म हुआ।
डॉक्यूमेंट्री में हिटलर को ऐसा दिखाया गया है मानो कोई आकाशीय देवता धरती पर उतरा। स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है कि पूरा देश हिटलर के पीछे खड़ा है। हिटलर से पहले के 14 साल यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार से लेकर हिटलर के सत्ता में आने के बीच का एक काल एक राष्ट्र के रूप में जर्मनी की अवमानना और निरादर का काल था। राष्ट्र के रूप में अपने खोए हुए आत्मसम्मान को हिटलर ने दोबारा हासिल करने को अपनी पार्टी का सबसे बड़ा लक्ष्य बनाया। उसने जर्मन नागरिकों के अपमान के इन थोड़े से सालों को भूलकर 2000 सालों का गौरवपूर्ण इतिहास याद करने का आह्वान किया। उसने जर्मन नागरिकों के मन में इस मिथ्या धारणा को बिठा दिया कि वे आर्य नस्ल के हैं, जो मनुष्यों में सबसे बेहतर हैं और जिसे पूरी दुनिया पर शासन करने का अधिकार है। इस तरह की धारणा के निर्माण के उद्देश्य से ही हिटलर ने सेंट्रल पार्टी प्रोपेगेंडा ऑफिस की स्थापना की। डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म्स इसी ऑफिस का हिस्सा था। प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री की तरह इस विंग को भी जोसेफ गोएबल्स ही चलाता था। गोएबल्स जिसका मानना था कि एक ही झूठ को बार बार बोला जाए तो वो सच हो जाता है। गोएबल्स ने एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण किया जो स्कूलों, विश्वविद्यालयों, फिल्म, रेडियो और प्रचार को नियंत्रित करेगा। उसने लिखा था कि जर्मन लोगों की राष्ट्रीय शिक्षा मेरे हाथों में सौंपी जाएगी। और ये शिक्षा थी हिटलर को परम शक्ति मानने की, यहूदियों को दुश्मन समझने की। और इसी शिक्षा का परिणाम था जर्मन जनता ने यहूदियों के खिलाफ उठाए गए हिटलर के हर कदम का समर्थन किया। अब बात अपने आज के दौर की। 2014 में मोदी देश के पीएम बने। न्यूज चैनल्स मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट का काम करने लगे। उस तरह की फिल्मों में इजाफा हुआ जो मोदी, बीजेपी और आरएसएस की राजनीति को सूट करती थी। प्रोपेगेंडा के लिए कोई अलग मंत्रालय बेशक नहीं है, लेकिन बड़े बड़े सिने स्टार्स से लेकर अन्य सेलिब्रिटीज लगातार झूठ का प्रचार करते रहते हैं। जर्मन फिल्मकार लेनी रिफेनस्टाल ने 1935 में बनाए डॉक्यूमेंट्री में ऐसा दिखाया मानो हिटलर के सत्ता संभालने के बाद जर्मनी का पुनर्जन्म हुआ। इस तरह की बातें आज हमारे देश में पहले सेलिब्रिटीज करते थे और अब खुलेआम नेता भी करने लगे हैं। भारत में ऐसी फिल्मों की बाढ़ आ गई है जिसमें या तो मोदी का महिमा मंडन है या फिर मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव के निर्माण की कोशिश। इसके अलावा मोदी के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ भी जनमत को तैयार करने के लिए फिल्मों का सहारा लिया जा रहा है। इन फिल्मों में एक डिस्क्लेमर चलाकर भर भर के झूठ परोसा जाता है। जबरीमल्ल पारख अपने एक लेख में लिखते हैं कि द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी के माध्यम से मुसलमानों को ऐसे रंग में पेश किया गया है जो देश के शत्रुओं के साथ मिलकर बहुसंख्यक हिंदुओं को अपने ही देश में अल्पसंख्यक बनाने के लिए मजबूर कर दे और देश का एक बार फिर से विभाजन हो जाए। द केरला स्टोरी मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए लव जिहाद के झूठे प्रचार को स्थापित करने की कोशिश करती है। इसी तरह फिल्म वीर सावरकर के टीजर में भी दिखाया गया है कि अगर महात्मा गांधी के अहिंसावाद पर देश नहीं चलता तो आजादी 35 साल पहले मिल चुकी होती। गांधी जी बुरे नहीं थे, लेकिन अगर वो अपनी अहिंसावादी सोच पर अड़े नहीं रहते तो भारत 35 साल पहले ही आजाद हो जाता। यानी 1947 में नहीं बल्कि 1912 में। ऐसे झूठ बोलते हुए वे भूल जाते हैं कि महात्मा गांधी 1912 में दक्षिण अफ्रीका में थे और 1915 में वापस लौटे। ये बीजेपी की उस कोशिश को मजबूत करती है जिसमें वो इतिहास को विकृत कर देना चाहती है। ये एजेंडा है जिसे फिल्में लगातार पूरा कर रही हैं। ये एजेंडा किसका है? ये एजेंडा है आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का। ऐसी ही एक कोशिश राजकुमार संतोषी की फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध के माध्यम से सामने आई है। जबरीमल्ल पारेख अपने लेख में लिखते हैं कि फिल्म पूरी दृढ़ता से यह स्थापित करती है कि नाथूराम गोडसे एक साहसी और सच्चा देशभक्त था। गांधी की हत्या उसने जरूर की, जिसके लिए उसे माफ कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि फिल्म में गांधी ने तो उसे माफ कर दिया था। लेकिन अगर गांधी जिंदा रहते तो नाथूराम गोडसे नेहरू और कांग्रेस से कहीं ज्यादा गांधी के नजदीक होता। दरअसल ये फिल्म गांधी को संघ परिवार में समायोजित करने, नेहरू और कांग्रेस को खलनायक बताने और राष्ट्रीय आंदोलन की गौरवशाली परंपरा को बदनाम करने और हिंदुत्ववादी नाथूराम गोडसे को महान देशभक्त और जननायक के रूप में स्थापित करने के संघीय अभियान की कोशिश और सांप्रदायिक फांसीवादी विचारधारा के प्रसार का हथियार है। केवल इतिहास ही नहीं बल्कि पौराणिक कहानियों के साथ भी फिल्मों के जरिए खिलवाड़ किया गया है।
जबरीमल पारख लिखते हैं कि पहली बार रामायण की कथा को और उनके चरित्रों को मौजूदा सांप्रदायिक राजनीति की जरूरत के अनुसार ढालने की कोशिश की गई है। रावण, जो पौराणिक आख्यान में एक ब्राह्मण है, इस फिल्म में एक क्रूर मुस्लिम शासक की तरह नजर आता है। सोने की बनी लंका स्याह रंग की नजर आती है। बजरंग बली हनुमान नहीं बल्कि बजरंग दल के नेता नजर आते हैं, जिनकी भाषा भी टपोरियों जैसी है। राम जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में देखा जाता है, वह इस फिल्म में एक उग्र और युद्ध करने के लिए आमादा शासक नजर आते हैं। संवादों को भाजपा के राजनीतिक लक्ष्यों के वाहक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इतिहास में झूठ, पौराणिक कथाओं में एजेंडा और मुसलमानों के खिलाफ माहौल निर्माण के रास्ते पर चल रही भारतीय फिल्मों को कंट्रोल कर रहे हैं आरएसएस के उद्देश्य और उसकी विचारधारा। आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक एमएस गोलवलकर ने अपनी किताब वी आर आवर नेशनहुड में गैर हिंदुओं के बारे में लिखा है कि जब तक गैर हिंदू अपने नस्ली, धार्मिक और सांस्कृतिक अंतरों को बनाए रखते हैं, वो केवल विदेशी हो सकते हैं, जो राष्ट्र के प्रति मित्रवत भी हो सकते हैं और शत्रुवत भी। गोलवलकर की इन बातों का अर्थ ये है कि भारत केवल हिंदुओं का राष्ट्र है और बाकी सभी धार्मिक और नस्ली समुदाय विदेशी हैं। सांप्रदायिक एजेंडे के अलावा आरएसएस पौराणिक कथाओं को लेकर भी अपनी अलग परिभाषा रखता है, जो परिभाषा असमानता पर आधारित है। सांप्रदायिकता से खाद पानी पीकर प्राचीन वर्ण व्यवस्था की हिमायत आरएसएस लगातार करता रहा है। मौजूदा दौर में फिल्में इसी विचार को मजबूत कर रही हैं और इसी कारण आपको सनातन धर्म, हिंदू, भगवा जैसे शब्द अपने फिल्मों में लगातार सुनाई देने लगे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या किसी टिप्पणी पर आपके कोई सवाल हैं? अगर हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं और ये भी लिखें कि किस विषय में आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं हमारे साथ। अपने सवाल वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।